नमस्कार, वेलकम टू यूरोलॉजी अनप्लग्ड। आई एम योर इंटरव्यूअर एंड होस्ट। तो आज हमारे साथ में हैं महाराष्ट्र सोलापुर से सुप्रसिद्ध मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा। नमस्कार। तो आज हम इनकी ओर से जानेंगे कि किडनी स्टोन ये विकार क्या होता है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, ये किस वजह से होता है। तो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी स्टोन विकार यानी एग्जैक्टली क्या है। जो सामान्य लोग कहते हैं कि पथरी हो गई है जी, तो ये पथरी दो जगह होती है जी, एक पित्ताशय में और एक किडनी में। तो जो हम यूरोलॉजी से रिलेटेड यानी मूत्र रोग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये पथरी किडनी में तैयार होती है, वो वहीं रह सकती है या वहां से नीचे मूत्र नलिका में आ सकती है, या फिर कभी कभी पथरी मूत्राशय जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं वहां भी तैयार हो सकती है। तो हम से जानना चाहेंगे कि बॉडी में इसके एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जोरों से पेट में दर्द हुआ और उसके साथ पेशाब की तकलीफ हुई तभी उन्हें पथरी की शिकायत है, मगर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर सिर्फ किडनी में ही है तो कोई सिम्टम या कोई उसके कारण तकलीफ नहीं होती है और अनायास किसी कारण से सोनोग्राफी की तब पाया जाता है। मगर सामान्यतः अगर छोटा कंकर है जो किडनी से नीचे आके मूत्र नलिका में आ गया है तो वो किडनी पे प्रेशर लाता है और उसके कारण पेशेंट को बहुत तीव्र वेदना होती है। यानी कि पेशेंट हमें आके कहते हैं कि मैं तो जमीन पे लोटपोट हो रहा था, इतना दर्द हुआ, और उसके साथ उन्हें मतली आना, उल्टी होना ऐसा भी होता है। जब ये पथरी बहुत नीचे आती है और यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के करीब पहुंचती है तब उन्हें काफी बार पेशाब की तकलीफ होती है, जैसे जलन होना या ऐसी भावना होना कि मुझे पेशाब आ रही है मगर पेशाब हो नहीं रही है। और अगर किसी को मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में पत्थर आ गया है या तैयार हुआ है तो उसे पेशाब में जलन होना, थोड़ा यूरिन में ब्लड जाना यानी खून जाना और बार बार पेशाब को जाना, ये होता है। मगर सबसे जरूरी चीज, दो चीजों पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर दोनों तरफ की मूत्र नलिका में पत्थर अटक गए हैं तो किसी की पेशाब बंद भी हो सकती है। और सामान्य लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि दर्द होना और पेशाब की तकलीफ होना या पेशाब में खून जाना ये अनिवार्य नहीं है, ये नहीं रहे तब भी पथरी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो किडनी स्टोन विकार है ये किस वजह से होता है, इसके कॉजेस क्या क्या है। ये सवाल बहुत सारे पेशेंट भी मुझसे पूछते हैं कि भाई ये क्यों होता है। ये क्यों होता है ये हमें सही तौर पे अभी तक पता नहीं है कि क्यों किसी की किडनी पथरी तैयार करती है और किसी की किडनी पथरी तैयार नहीं करती है। मगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें कि कुछ कारण होते हैं जिनके कारण ये पथरी तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहला है पानी कम पीना, दूसरा है शुगर, तीसरा है मोटापा, चौथा है जिसकी तरफ सबसे कम ध्यान दिया जाता है खाने में सोडियम की मात्रा ज्यादा होना। अब यहाँ पे मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि आजकल के जमाने में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों में फास्ट फूड का फैशन हो गया है, और अगर हम फास्ट फूड देखें जैसे पिज्जा, बर्गर, इनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है और ये सोडियम अपने साथ कैल्शियम लेके निकलता है और ये कैल्शियम फिर बाकी कुछ घटकों के साथ मिलके पत्थर तैयार करता है। अच्छा। और दूसरी और एक चीज जो हो रही है आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें सामान्य तौर पे सभी लोग अपना काम खत्म करके घर देरी से पहुंचते हैं, उनका रात का खाना देरी से होता है, उसके बाद पानी कम पिया जाता है और उसके बाद पत्थर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप जानते होंगे तो आपकी दादी, मेरी दादी तो नक्की बोलती थी कि बेटा खाना हो जाए तो उसके 1 घंटे के बाद एक बड़ी गड्डी पानी पिया कर। जी बिल्कुल। और अगर यानी मैंने 2000 में एक स्टडी की थी जहां पे मैंने पाया कि करीब करीब 80% लोग रात के खाने के आधे घंटे के भीतर ही सो जाते हैं, यानी उनका रात के खाने के बाद पानी पीना बहुत कम होता है। तो पानी ज्यादा अगर नहीं है और खास करके सोलापुर जैसी जगह जहाँ का तापमान हमेशा ज्यादा रहता है तो वहां पे
शरीर में पानी की कमी होना और यूरिन में कुछ क्षार का प्रमाण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, फास्फोरस, यूरिक एसिड इनका प्रमाण बढ़ना, ये कारण प्रमुख तौर से हैं जिसके कारण ये पथरी तैयार होती है। पानी ज्यादा पीना यही है? ये बहुत जरूरी है। ये आपने जो वाक्य कहा है इस पे मैं थोड़ा और विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि सभी लोग बोलते हैं कि किसी को पथरी हो गई तो भाई आप पानी ज्यादा पियो जी। तो अगर आप पानी ज्यादा पिए तो पथरी तैयार होने की संभावना भी कम होती है और किसी व्यक्ति विशेष को अगर पथरी हो गई है तो उसके बाद उसे फिर से पथरी न हो उसके लिए भी पानी ज्यादा पीना आवश्यक है। तो अब ये सवाल आता है कि पानी कितना पिया जाए जी। तो सादा सा सिंपल इसका गणित है कि एक व्यक्ति को दिन में 2 से 3 लीटर तक पेशाब हो इतना पानी पीना चाहिए। अब ये कहना कि आप 5 लीटर पियो या 6 लीटर पियो ये गलत है। अगर कोई दिन भर वातानुकूलित कक्ष में एसी में बैठा है तो वो आराम से 3 लीटर भी पानी पिएगा तो वो शायद 2 लीटर पेशाब कर लेगा। मगर अगर जो दिन भर बाहर घूमता है और बाहर का तापमान 35, 40, 42 डिग्री है तो उसके शरीर को पानी की आवश्यकता ज्यादा है। तो 2 चीजों का पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एक कि जो पेशाब होती है वो साफ सफेद रंग की हो, बहुत डार्क येलो कलर की ना हो। और दूसरा, सामान्य तौर पे एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक एडल्ट हर बार जब भी यूरिन करता है तो वो करीब 300 से 400 ml यूरिन पास करता है। तो अगर उसको 2.5 लीटर पेशाब करनी है तो आप सीधा सा हिसाब लगा लीजिए कि उसे इतना पानी पीना है कि उसे दिन में 7 से 8 बार पेशाब को जाना चाहिए। और जब मैं पानी कहता हूं तो इसमें सब तरह की तरल चीजों का भी समावेश होता है जिसमें आप कुछ जूसेस ले सकते हैं, जो छाछ है जिसको मराठी में ताक बोलते हैं वो ली जा सकती है। तो ये चीजें लेने से शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहती है और अनुरूप मात्रा में पेशाब तैयार होती है। एक व्यक्ति को किडनी स्टोन है ये कैसे डायग्नोस्ट करें? किसी को अगर किसी विशेष लक्षण के कारण अगर वो डॉक्टर के पास आता है और अगर उस डॉक्टर को लगता है कि इसे पथरी की शिकायत है तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें सबसे सामान्य तौर पे सोनोग्राफी की जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज खास करके उल्लेख करना चाहूंगा कि बहुत से पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि सोनोग्राफी की तो ये एकमेव टेस्ट है जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। मगर मैं ये बताना चाहूंगा सबको कि सोनोग्राफी सिर्फ 60 से 70% वक्त ही स्टोन का डायग्नोसिस कर सकती है। अगर कोई पथरी बहुत छोटी है वो अगर मूत्र नलिका में नीचे आ गई है, अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है, वो थोड़ा स्थूल है या पेट में बहुत गैसेज हैं तो ये पथरी सोनोग्राफी पे नहीं दिखती है। तो कभी कभी ये सोनोग्राफी के साथ एक एक्सरे भी लिया जाता है। और कुछ पेशेंट्स में आजकल मेट्रोज में ये बहुत बार होता है कि सीधा एक सीटी स्कैन कहा जाता है, क्योंकि सीटी स्कैन अमूमन 99% से ज्यादा वक्त वो पथरी कहाँ पर है, उसका साइज कितना है, उसका घनत्व कितना है, ये और किडनी पे सूजन कितनी आई है, इन सभी चीजों का बहुत सही तौर पे विश्लेषण करके बताता है सीटी स्कैन। इसके साथ साथ एक यूरिन टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट इसलिए आवश्यक होते हैं कि पथरी का सीधा संबंध किडनी से है, तो किडनी का काम करना कैसा है उसके लिए सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन, क्योंकि वो बहुत चीजों के बारे में हमें जानकारी देती है कि भाई किडनी स्टोन है नहीं है और कुछ इन्फेक्शन है या नहीं है। और कभी कभी सीरम यूरिक एसिड, यानी ये एक घटक होता है ब्लड में, अगर वो बढ़ गया तो ये स्टोन बार बार तैयार होते हैं, तो ये भी किया जाता है। तो अगर मैं एक संक्षेप में कहूँ तो कुछ ब्लड यूरिन टेस्ट, एक सोनोग्राफी, एक एक्सरे, या सोनोग्राफी या एक्सरे के बजाय या उनसे निदान नहीं हो पाया तो एक सादा सीटी स्कैन ये किया जाता है। और इन चीजों से हमें पथरी कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, उसके कारण किडनी पे क्या असर पड़ रहा है और उसका घनत्व क्या है ये पता चलता है। इसके बाद कभी कभार अगर लगा कि ये किडनी काम कैसे कर रही है इसके बारे में जानकारी लेनी है, तब
इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जिसको IVU या IVP कहा जाता है, या फिर एक न्यूक्लियर स्टडी की जाती है जिससे हमें मूत्रपिंड यानी किडनी कैसे काम कर रही है इसकी जानकारी मिलती है। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किडनी स्टोन का उपचार कैसे करते हैं, उसको सर्जरी के थ्रू हटाया जा सकता है या इसके अलावा कोई उपाय है जिससे आप ये कर सकते हैं? यस मैम, सामान्यतः लोगों की ऐसी धारणा है कि अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है या मूत्र नलिका में एक पथरी आ गई तो उसको ऑपरेशन लगेगा ही, पर ऐसा नहीं होता है। अगर मूत्र नलिका, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसमें अगर कोई पथरी है और उसकी साइज छोटी है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर पथरी की साइज 5 मिलीमीटर है और अगर वो मूत्र नलिका में नीचे तक आई हुई है तो 80 से 90% वक्त ये दवा से निकल जाएगी। अच्छा। अगर उस पथरी की साइज 5 से 7 mm है तो इसके निकलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, 60 से 70% टाइम होती है। और जैसे उसकी साइज बढ़ गई, जैसे 8 से 10 mm की पथरी हो गई, तो ये अपने आप निकल जाएगी दवा से, ये संभावना 20% से 30% के आसपास रहती है। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ती है। सबसे सिंपल इसका जवाब यह है कि जो पथरी दवा से नहीं निकल सकती उसको सर्जरी लगेगी। तो दवा से कौन सी पथरी नहीं निकलेगी? एक, जिसकी साइज बहुत बड़ी है। दूसरा, अगर 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है और पथरी उसी जगह पे मूत्र नलिका में अटकी हुई है तो और दवा देके रुकने की कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद यानी 3 से 4 हफ्ता अगर किडनी पे सूजन बढ़ रही है और पथरी वहीं की वहीं है तो किडनी के काम करने पे काफी असर पड़ सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को बार बार दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी की सूजन बढ़ रही है या किडनी का स्टोन साइज, ये पथरी का साइज इतना बड़ा है कि वो अपने आप निकलने की संभावना बहुत कम है, तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपने अभी बताया कि सर्जरी के थ्रू हम किडनी स्टोन का इलाज कर सकते हैं, तो सर्जरी में भी टाइप्स हैं? हाँ, बहुत अलग अलग तरह की सर्जरीज हैं। एक जमाना था जहां पे अगर किडनी स्टोन अगर किसी को होता तो बहुत बड़ा चीरा लगता और किडनी खोल के या किडनी के पास का रास्ता खोल के वो पथरी निकाली जाती थी। अब ये सर्जरी बहुत ही कम बार की जाती है। आप अगर किसी यूरोलॉजिस्ट को पूछें तो शायद उसने बरसों बरस ये सर्जरी नहीं की होगी। तो बहुत अलग अलग तरह की सर्जरीज अब आ चुकी हैं और ये निर्भर करता है कि वो पथरी कहाँ पे है और उसकी साइज कितनी है। अगर मूत्राशय में है तो अमूमन पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के उस पथरी को निकाल देते हैं, जिसको सिस्टोलिथोलापेक्सी कहते हैं। अगर मूत्र नलिका में अटकी हुई है तो यूरेट्रोरिनोस्कोपी, जिसको URS कहा जाता है, उससे निकाला जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि अंडर एनेस्थीसिया भूल देने के पश्चात पेशाब के रास्ते से एक दूरबीन डाली जाती है। वो दूरबीन से हम उस पथरी तक पहुंचते हैं और उसको तोड़ के निकालते हैं। उस तोड़ने के कई प्रकार रहते हैं, जैसे कि हम न्यूमेटिक लिथोक्लास्ट यूज करते हैं या अभी हम सामान्य रूप से लेजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही पथरी किडनी में है तो अगर उसकी साइज 10-15 मिलीमीटर तक है और उसका घनत्व कम है तो इसे बिना किसी सर्जरी के EHWL, जिसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, उससे किया जा सकता है इलाज। तो ये इलाज क्या होता है कि एक फुगा रहता है, बलून, जिसमें एक तरह का पानी भरा रहता है जो आपके शरीर को लगाते हैं, पेशेंट के शरीर को, और उससे कुछ तरंग निकलती है और वो तरंग वो स्टोन को हिट करके उसका चूरा बनाती है। मगर अगर ये पथरी बड़ी है या फिर उसका घनत्व ज्यादा है तो ये पद्धति सही नहीं है, क्योंकि ये पथरी को तोड़ नहीं पाएंगे। तो उस सिचुएशन में 2 उपाय रहते हैं। एक जिसको RIRS, जिसको रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी कहा जाता है, जिसमें पेशाब के रास्ते से एक खास दूरबीन डाली जाती है
वो दूरबीन से हम उस पथरी तक जाके उस पथरी को सीधी तरह से यानी डायरेक्टली उसको लेजर से तोड़ते हैं। मगर जब किडनी में जो पथरी है वो 15 मिलीमीटर के ऊपर है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी दूरबीन पहुंच नहीं सकती है पेशाब के रास्ते से, तो पीसीएनएल ये सर्जरी की जाती है। पीसीएनएल का पूरा मतलब है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, यानी हम बाहर की तरफ से एक छोटा सा छेद करते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से कम रहता है। उससे एक खास दूरबीन डाली जाती है। वो दूरबीन किडनी के माध्यम से पथरी तक पहुंचती है और उस पथरी के टुकड़े करके हम उन्हें पकड़ के निकाल देते हैं। ये पीसीएनएल जो सर्जरी थी 1974 से शुरू हुई और इसने जो टाके की सर्जरी है इसको करीब करीब बंद ही कर दिया है जी। बहुत कभी कभार कोई बहुत बड़े पत्थर हैं या कोई किडनी की रचना अलग है तो उसमें इवन लेप्रोस्कोपी की पद्धति से ये निकाला जा सकता है। मगर सामान्य तौर पे यूआरएस, ईएचडब्ल्यूएल, आरआईआरएस और पीसीएनएल ये 4 कॉमन पद्धति है जिससे कि ये पथरी का इलाज किया जाता है। तो सर जी, हमने ऐसे सुना है कि पीसीएनएल सर्जरी में आपका कुछ उल्लेखनीय योगदान है, तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, थैंक यू ये प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, थोड़ा मेरा उस विषय में योगदान रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पीसीएनएल में क्या होता है कि हम बाहर से यानी स्किन से, परक्यूटेनियस यानी स्किन से हम एक छोटा सा छिद्र करते हैं, छेद करते हैं और वो छेद के माध्यम से एक दूरबीन जाती है जी। तो ये पीसीएनएल सर्जरी जब से शुरू हुई तो कोई हमें इमेजिंग लगती है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं। तो ये सारी इमेजिंग 2 डायमेंशनल रहती है और हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर हमें हमारे दिमाग में तैयार करना पड़ता है। तो इस सर्जरी में 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। एक कि आप पंक्चर कहाँ से करेंगे जी। दूसरा, आप किस एंगल से जाएंगे, और तीसरा कितनी गहराई यानी किस डेप्थ पे जाएंगे। अगर हमें यहाँ हिट करना है तो हम ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे या ऐसे, किस एंगल, तो ये तीनों जरूरी है जी। तो ये काफी तौर पे एक अंदाज के हिसाब से काम चलता था। तो 2009 में और फिर 2014 में हमने 2 साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए थे जिसमें हमने मैथमेटिक्स के थ्रू यानी एक बहुत सिंपल, जो शायद 5वीं 6ठी के स्टूडेंट्स को भी पता है कि एक सर्कल में रेडियस क्या होता है, एक प्रोट्रैक्टर क्या होता है, उसके माध्यम से हमने ये डिस्क्राइब किया था कि आपको मैथ्स का उपयोग करके कहाँ पे पंक्चर लेना है, किस एंगल से जाना है और किस डेप्थ में आपको ये किडनी हिट होगी। तो इससे किसी का पीसीएनएल सीखने का जो लर्निंग कर्व है ये कम होता है, सर्जरी बहुत आसानी से होती है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि शोलापुर जैसी छोटे शहर में रह के हम ये कर पाए, जिसमें मेरी पत्नी डॉक्टर अंशु शर्मा का बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा, क्योंकि उसका मैथ्स मेरे मैथ्स से अच्छा रहा है। और मुझे ये बहुत खुशी होती है कहते हुए कि इस टेक्निक को यूरोपियन सोसाइटी ऑफ यूरोटेक्नोलॉजी ने हाइब्रिड टेक्निक करके नाम दिया। और इस हाइब्रिड टेक्निक, इस नाम से ये सर्जरी का जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे स्मिथ्स टेक्स्ट बुक ऑफ एंडो यूरोलॉजी है, जो बहुत से एमसीएच यूरोलॉजी और डीएनबी यूरोलॉजी करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उस बुक में भी इसका बहुत प्रमुख तौर पे उल्लेख किया गया है। आगे जाके मैडम हमने अभी इसमें और कुछ किया है कि अभी जो पीसीएनएल रहता है उसमें पेशेंट को उल्टा लेटाया जाता है और उल्टा लेटाने से काफी शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। और अगर हम देखें तो बहुत जन सामान्य लोगों में मोटापे की शिकायत बढ़ते जा रही है। तो किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है और उसको उल्टा लेटाना, वो उसके लिए और जो एनेस्थीसिया देता है और सर्जन, इन तीनों के लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो अब हम उसको सुपाइन पीसीएनएल यानी पेशेंट को सीधा सुला के उस पोजीशन में भी पीसीएनएल करते हैं। और
मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने सबसे पहले शुरू किया था और राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी जगह पे मुझे इसके लिए बुलाया गया है। और काठमांडू के जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे ये सर्जरी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और इस पर लेक्चर देने के लिए 2 बार बुलाया है। तो ये मुझे लगता है शोलापुर, महाराष्ट्र और अपने देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि न सिर्फ मैं बट बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया में, जिन्होंने PCNL में उल्लेखनीय योगदान दिया है और आज उसी वजह से ये सर्जरी दुनिया भर में बहुत सरल तरीके से अपनाई जा रही है। बहुत बहुत गर्व की बात है। अभी तक हमने आपसे जाना कि पथरी किस वजह से होती है, क्यों होती है, लेकिन ये ना हो इसलिए, या फिर जिनको हो चुका है उन्हें क्या करना चाहिए, अगर इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप तो। बहुत अच्छा प्रश्न है मैम आपका जी। एक इंग्लिश में एक बहुत कहावत है, फेमस कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। तो पथरी न हो उसके लिए क्या करना, इसके बारे में मैंने शुरू में ही उल्लेख किया था कि पानी बहुत पीना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पेशाब हो इतना पानी पीना चाहिए। उसके साथ साथ खाने के बारे में कुछ बदलाव जरूरी है जी। एक, शाम का खाना थोड़ा जल्दी होना चाहिए जिससे कि कम से कम 2-3 बार पानी पिया जा सके सोने के पहले। और एक बहुत जरूरी चीज है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि खाने में क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं कि जिन जिन चीजों में बीज हैं वो चीजें नहीं खानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अमूमन मेरा ये कहना है कि आप सब चीजें खाइए मगर कम मात्रा में खाइए, जैसे पालक, ड्राई फ्रूट्स, टमाटर, नॉनवेज, क्योंकि इन सब चीजों में ये क्षार या घटक रहते हैं जिससे कि पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों में पथरी को लेके कुछ गलत धारणाएं हैं, अगर वो क्लियर करना चाहेंगे आप तो। मैम थोड़ा मैं आपका शायद प्रश्न बदल दूं जी। थोड़ी नहीं, बहुत गलत धारणा है। सबसे पहली गलत धारणा है कि सुबह उठ के बहुत पानी पिए यानी पथरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है, आपको दिन भर में पानी को इतना पीना है कि आपकी पेशाब 2 से 3 लीटर के बीच में। जी। दूसरा, बियर पीने से पथरी निकल जाती है, ये सबसे गलत धारणा है। बियर पीने से सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचता है क्योंकि बियर में ऑक्सलेट का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। बहुत लोगों को लगता है बियर पीने से पेशाब ज्यादा होगी और पथरी निकल जाएगी, और बहुत सारे पेशेंट्स के दोस्त भी उन्हें बोलते हैं कि चलो बियर पियेंगे, शायद उनको पीनी रहती है इसलिए वो उनको बोलते हैं, मगर बियर पीने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। उसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा है तो पथरी होने की संभावना ऑक्सलेट ज्यादा होने से होती है। तीसरी बहुत गलत धारणा है कि पालक, टमाटर, नॉनवेज सब बंद कर दो। बंद नहीं करना है, कम मात्रा में लेना है। चौथी गलत धारणा है कि दूध बंद कर देना चाहिए। इधर मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका में एक स्टडी हुई थी कि जिसमें उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने दूध बंद कर दिया उनमें पथरी होने का प्रमाण बढ़ गया था। इसका कारण ये है कि जो दूध का कैल्शियम है में कैल्शियम रहता है वो ऑक्सलेट के साथ मिलके ऑक्सलेट की मात्रा किडनी में कम रखता है। तो अगर कोई व्यक्ति दूध नहीं लेता है तो वो ऑक्सलेट ज्यादा प्रमाण में किडनी तक पहुंचता है। तो कितना दूध लिया जा सकता है? तो आधा लीटर तक पूरे दिन में दूध या दूध के प्रोडक्ट्स लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ गलत धारणा है जिसके बारे में मैं बार बार पेशेंट्स को भी कहता हूं और आपके माध्यम से मैं ये सभी को पहुंचाना चाहूंगा कि कृपया करके इन चीजों से अपने दिमाग में कुछ अलग ख्याल ना पैदा करें। आखिरी जो गलत धारणा है वो ऐसी है कि कुछ जड़ी बूटी या विशेष दवाइयां लेने से पथरी पिघल जाती है। एक सिंपल चीज मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो पथरी एक्सरे पे दिखती है वो पिघलेगी नहीं। बहुत कम पथरी रहती है, जैसे कि यूरिक एसिड की पथरी है, वो पिघल सकती है दवा से, बट ये छोड़ के बाकी किसी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है कि वो कैल्शियम वाली पथरी पिघल गई या किसी ने बता दिया कि उसने कुछ जड़ी बूटी लगा दी और वो पत्ते से बाजू में से पत्थर निकल गए। ये सब गलत धारणाएं, कल्पनाएं
और भ्रमकता फैलाने वाले उपदेश हैं जो लोगों ने दिए हैं। पथरी सिर्फ यूरिक एसिड या सिस्टीन की पिघलती है, जो पथरी एक्सरे पे दिखती है वो कभी पिघलती नहीं है। जी, तो डॉक्टर जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सलाइन लेके हम पथरी को फ्लश कर देते हैं, तो ये क्या होता है? हाँ मैडम, ये एक गलत धारणा है जी। एक जमाना था जब किसी को भी पथरी का दर्द हुआ, हाँ, तो 3-4 सलाइन लगाते थे और एक को फ्रूजामाइड, जिसको कॉमनली लोग लेसिक्स बोलते हैं, उसका इंजेक्शन देते थे। उनका ऐसा मानना था कि जब बहुत पेशाब तैयार होगी सलाइन देके या कोई इंजेक्शन देके तो वो पथरी फ्लश हो जाती है। हाँ जी। ऐसा नहीं होता है। जब पथरी के कारण रुकावट होती है तो किडनी में प्रेशर ज्यादा होता है और किडनी का काम करना कम हो जाता है। तो जब आप फ्लश देते हैं, कोई सलाइन देते हैं या ऐसी दवा देते हैं जिससे पेशाब ज्यादा तैयार हो, तो वो किडनी नहीं काम कर रही है, ये दूसरी किडनी से पेशाब ज्यादा तैयार हो रही है। कभी कभी ये फ्लश थेरेपी देना नुकसानदायक भी हो सकता है क्योंकि किडनी पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है। किडनी को फ्लश करने की जरूरत नहीं है। किडनी अगर पथरी छोटी है तो खुद ही सक्षम है कि वो पथरी को निकाल देगी। उसके लिए सिर्फ भरपूर मात्रा में पानी पीना और डॉक्टर ने दी हुई दवा लेना, यही आवश्यक है। सलाइन की आवश्यकता तभी पड़ती है जब पेशेंट पानी नहीं पी सकता है या उसको बहुत उल्टियां हो रही है दर्द के कारण कि वो पानी ले ही नहीं सकता है और शरीर में पानी कम हो रहा है। अन्यथा फ्लश थेरेपी का आज की तारीख में कोई रोल नहीं है पथरी के इलाज के लिए। जी, तो अभी तक सर जी ने हमें किडनी स्टोन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जैसे कि किडनी स्टोन क्यों होता है, ना होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज सर। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। सामान्य लोगों के लिए मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। एक, कि पिछले 25 सालों में मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि पथरी का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी जीवन शैली जिम्मेदार है, हमारा कम पानी पीना, हमारे खान पान के जो तरीके बदले हैं, ये चीजें जिम्मेदार हैं। पथरी का इलाज, उसका डायग्नोसिस, उसका उपचार बहुत सरल होते गया है। बहुत बड़ी सर्जरी की बहुत टाँके पड़ रहे हैं, ऐसी मेजर सर्जरी की जरूरत अब नहीं पड़ती है। लेजर्स आ गए हैं। जन सामान्य लोगों के लिए इसका उपचार करना संभव बहुत आसानी से हो गया है। आज किसी जिले में, तालुका में, छोटे गांवों में भी इसकी सुविधा हो चुकी है। मगर उपचार सरल हो गया है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम किडनी स्टोन बनने दें। तो आखिर में मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा और मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, पानी यथा योग्य पिएं, जिससे कि पथरी तैयार ही ना हो। अगर पथरी नहीं तैयार होगी तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी। इस पूरे वार्तालाप के पश्चात अगर जिस किसी ने ये वार्तालाप सुना है और उसके बाद अगर 100 में से 5 लोगों की भी पथरी बननी बंद हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।